नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा प्रश्न नंबर 1, 2, 3 हम कंप्लीट कर चुके थे और दोस्तों आज चलेगा हमारा प्रश्न नंबर 4। तो दोस्तों अपनी चल रही थी एक्सरसाइज 1.2, जिसमें हमने देखा कि अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं और अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो आइए दोस्तों आज हम सीखेंगे प्रश्न नंबर 4। दोस्तों प्रश्न है अपने पास, यदि एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 हो। तो दोस्तों प्रश्न क्या कहना चाहता है कि 306 और 657 अपने पास क्या है दोस्तों, दो पूर्णांक है। 306 और 657 क्या है दोस्तों, अपने पास दो पूर्णांक हैं जिनका एचसीएफ कितना है दोस्तों, 9 है। जिनका एचसीएफ कितना है दोस्तों, 9 है। और क्वेश्चन कहना चाहता है कि एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। अर्थात हमारे लिए दो पूर्णांक दिए गए हैं और उनका एचसीएफ दिया गया है। तो दोस्तों हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, प्रथम पूर्णांक अपना जो है कितना है दोस्तों, तो ये है दोस्तों अपना 306। कितना है दोस्तों, 306। और द्वितीय पूर्णांक जो है अपने पास वह कितना है दोस्तों, 657 है। कितना है दोस्तों, 657 है। और एचसीएफ बराबर कितना है अपने पास, 9 है। ज्ञात क्या करना है दोस्तों, हमें एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, हमें एलसीएम ज्ञात करना है। दोस्तों प्रश्न नंबर 2 के अंदर हम जो उत्तर की जांच करते थे या जो सत्यता की जांच करते थे, उसमें एक फॉर्मूला काम में लिया जाता था। और जो फॉर्मूला था दोस्तों वह क्या था कि a इंटू बी, अर्थात प्रथम पूर्णांक इंटू द्वितीय पूर्णांक बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। क्या था दोस्तों, एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, प्रथम पूर्णांक इंटू द्वितीय पूर्णांक बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो पहला पूर्णांक कितना है दोस्तों अपने पास, तो यह है दोस्तों 306। द्वितीय पूर्णांक कितना है दोस्तों अपने पास, 657। और एचसीएफ बराबर कितना है अपने पास, 9। एलसीएम क्या है दोस्तों, ज्ञात करना है। क्या करना है दोस्तों, ज्ञात करना है। तो दोस्तों जब हम एलसीएम ज्ञात करेंगे तो जो 9 गुणा में है अपने पास, उसको क्या करेंगे दोस्तों, बराबर के इधर लेकर आएंगे। जैसे ही 9 को बराबर के इधर लाया जाएगा तो कहाँ जाएगा दोस्तों, तो यह जाएगा दोस्तों बटे में। कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि एलसीएम बराबर 306 इंटू 657 बटे कितना दोस्तों, 9। ठीक है, तो दोस्तों 9 एक ऐसी संख्या है जिसका भाग 306 में भी जाएगा और 657 में भी जाएगा। लेकिन दोस्तों भाग हमें एक ही संख्या में देना है, या तो 306 में भाग देंगे या फिर 657 में भाग देंगे। ठीक है, तो दोस्तों 9 का भाग लगाएंगे हम 657 में। ठीक है, तो 9 का भाग 65 तक कितनी बार जाएगा दोस्तों, तो यह जाएगा 7 बार। और यहाँ से कितना शेष बचेगा हमारे पास, 2। यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों अपने पास, 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 हो जाएगा। तो यहाँ 9 का भाग कितनी बार जाएगा दोस्तों, 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा दोस्तों, 3 बार जाएगा। तो दोस्तों एलसीएम बराबर कितना प्राप्त हुआ अपने पास, 306 इंटू कितना दोस्तों, 73। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि 306 को किससे गुणा करेंगे, 73 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 73 से गुणा करेंगे। तो दोस्तों गुणा कीजिए, 3 इंटू 6 कितना हुआ, 18। 18 के 8 हासिल लग गया 1। 3 को 0 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 0 और 1 का 1। ठीक है, 3 इंटू 3 कितना हुआ दोस्तों, 9। ठीक है, 7 इंटू 6
42, 42 के 2 हाथ से लग गया 4। तो देखिए दोस्तों 7 × 3 कितना हुआ 21। ठीक है, 8, 2 और 1 कितना 3, 9 और 4 13, 13 के 3 हाथ से लग गया 1, 1 और 1 कितना 2 और यहाँ भी कितना 2। ठीक है, तो कितना प्राप्त हुआ दोस्तों हमें गुणा करने पर? तो दोस्तों 306 और 73 को गुणा करने पर कितना प्राप्त होगा हमें? तो यह प्राप्त होगा 22,338 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 22,338 प्राप्त होगा। तो दोस्तों अपने पास क्वेश्चन था कि यदि एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 हो तो एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं अपने पास, उसमें क्या होता है कि एचसीएफ या एलसीएम दे दिया जाता है और साथ ही पूर्णांक भी दे दिए जाते हैं, और किसी ना किसी एक चीज़ को वो क्या कर देता है दोस्तों, हटा देता है, जिसे ही क्या करना होता है दोस्तों, हमें ज्ञात करना होता है। तो दोस्तों हमने इसमें क्या ज्ञात किया? एलसीएम ज्ञात किया। तो आइए दोस्तों यह था अपना क्वेश्चन नंबर 4, और अब हम चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो दोस्तों अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है दोस्तों कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होता है। दोस्तों प्रश्न कहना चाहता है हमसे कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या होती है। तो दोस्तों मैंने बताया कि ऐसी संख्या जिसका प्रयोग गणना के लिए किया जाता है प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि जो प्राकृत संख्याएं होती है वो क्या होती है? 1, 2, 3 और ऐसे ही आगे भी। ठीक है, प्राकृत संख्याएं क्या होती है दोस्तों? n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 आगे भी इस प्रकार से हो सकती है। ठीक है, अब देखना दोस्तों प्रश्न कहना चाहता है हमसे कि संख्या जो है अपने पास क्या है दोस्तों? 6 की घात n है, और इससे प्राप्त होने वाला जो अंक होगा या जो संख्या होगी वो कहाँ समाप्त होनी चाहिए दोस्तों? 0 पर समाप्त होनी चाहिए। कहाँ समाप्त होनी चाहिए दोस्तों? 0 पर समाप्त होनी चाहिए। अर्थात यह कहना चाहता है कि जैसे अपने पास 10 प्राप्त हो, या फिर 20 प्राप्त हो, या फिर 30 प्राप्त हो, या फिर 100 प्राप्त हो, या 110 प्राप्त हो, या 220 प्राप्त हो, या फिर जैसे 250 प्राप्त हो, मतलब ऐसी संख्या प्राप्त होनी चाहिए जो 0 पर समाप्त हो। कहाँ पर समाप्त हो दोस्तों? 0 पे समाप्त हो, अर्थात उसका इकाई अंक 0 होना ही चाहिए। तो दोस्तों हम देखेंगे n एक प्राकृत संख्या है तो n बराबर 1 रखे देखेंगे, n बराबर 2 रखे देखेंगे, n बराबर 3 रखे देखेंगे। यदि n बराबर 1, 2, 3 इस प्रकार रखने पर यदि हमें ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसका इकाई अंक 0 है, तो हम कह सकते हैं कि संख्या 6 की घात n जो होगी वो कहाँ समाप्त होगी दोस्तों? 0 पर समाप्त होगी। कहाँ समाप्त होगी दोस्तों? 0 पर समाप्त होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मान लीजिए मैं क्या करता हूँ कि 6 की घात 1, तो क्या प्राप्त होता है दोस्तों? 6 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है दोस्तों? 6 प्राप्त होता है। इसी प्रकार मैं क्या करूं दोस्तों? n बराबर कितना रख दूं? 2 रख दूं। यहाँ रखा हमने n बराबर 1, यहाँ रखा n बराबर 2। तो देखिए दोस्तों कि 6 की घात 2 का मान या 6 का जो स्क्वायर होता है, जो वर्ग होता है, उसका मान कितना होता है? तो वह होता है दोस्तों 36। फिर देखिए दोस्तों मान लीजिए मैं n बराबर कितना रख दूं? 3 रख दूं, तो कितना प्राप्त होगा अपने पास? 216 प्राप्त होगा। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि जैसे ही मैं घात 1, 2, 3 ऐसे आगे भी यदि रखता हूं
तो यहाँ किसी भी संख्या में इकाई का अंक क्या प्राप्त नहीं होता दोस्तों, जीरो प्राप्त नहीं होता। क्या प्राप्त नहीं होता दोस्तों, जीरो प्राप्त नहीं होता। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो आपको यह पता होनी चाहिए कि इकाई का अंक जीरो होने के लिए गुणनखंड में किस संख्या का प्राप्त होना आवश्यक है। तो दोस्तों आपको एक नोट पता होना चाहिए, और वह नोट क्या है दोस्तों कि यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में दो और पाँच अनिवार्य रूप से प्राप्त होते हों तो उस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों, शून्य होगा। यदि गुणनखंड के रूप में 2 और 5 प्राप्त नहीं होते तो संख्या में इकाई का अंक जीरो प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों सीधी बात मैं आपको यदि बताना चाहूँ तो यह कह सकता हूँ कि गुणनखंड के रूप में 2 और 5 प्राप्त होना अनिवार्य है, तभी जाकर इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा दोस्तों, शून्य प्राप्त होगा, अन्यथा शून्य प्राप्त नहीं होगा। तो दोस्तों इस नोट को आप ध्यान रखिए, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 व 5 अनिवार्य रूप से प्राप्त हों तो संख्या कहाँ समाप्त होगी, जीरो पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो दोस्तों मैंने जैसा कि आपको बताया कि जीरो पर समाप्त होने वाली संख्याएं किस प्रकार की होती है, जैसे कि 10 होता है, 20 होता है, 30 होता है, 100 होता है, 110 होता है, 220 होता है, 250, ऐसे सैकड़ों संख्याएं अपने पास, हजारों संख्याएं दोस्तों जो कहाँ समाप्त होती है, जीरो पर समाप्त होती है। तो दोस्तों प्राप्त होने वाली जो संख्या है या जो अपने पास संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या वह जीरो पर समाप्त होगी, यह पता करने के लिए हमें क्या देखना होगा कि उसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में प्राप्त होने चाहिए। तो देखिए दोस्तों जो अपना प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक जीरो पर समाप्त होता है। तो आइए दोस्तों इस प्रश्न को हम हल करते हैं। देखिए दोस्तों जो 6 की घात n अपने पास है उसको हम यदि मैं 6 के अभाज्य गुणनखंड करूं तो क्या प्राप्त होंगे दोस्तों, तो यह प्राप्त होंगे 2 × 3। क्या प्राप्त होंगे दोस्तों, 2 × 3। तो आप क्या बता सकते हो मुझे कि यहाँ 2 और 5 अनिवार्य रूप से प्राप्त हुआ, नहीं हुआ ना भाई। देखिए 2 प्राप्त हो गया लेकिन 5 प्राप्त नहीं हुआ। क्या प्राप्त नहीं हुआ दोस्तों, 5 प्राप्त नहीं हुआ। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि 2 और 5 होना ही चाहिए, तभी जाकर 2 × 5 कितना बनेगा दोस्तों, 10 बनेगा। और 10 में क्या होता है दोस्तों, इकाई का अंक शून्य होता है। तो बताइए दोस्तों क्या यहाँ 5 हैं क्या कहीं पे, नहीं है। तो 5 नहीं है तो हम कह सकते हैं कि जो संख्या 6 की घात n है वह क्या होगी दोस्तों, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो दोस्तों हम लिख देंगे कि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है। कौन उपस्थित नहीं है दोस्तों, 5 उपस्थित नहीं हैं, 5 उपस्थित नहीं हैं। अतः 6 की घात n अंक जीरो पर समाप्त नहीं होगा। कहाँ समाप्त नहीं होगा दोस्तों, जीरो पर समाप्त नहीं होगा। तो दोस्तों यह था हमारा प्रश्न नंबर 5। देखा दोस्तों हमने कि कोई संख्या जीरो पर कब समाप्त होगी, यदि दोस्तों उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में अनिवार्य रूप से 2 और 5 प्राप्त हों तो वह संख्या जीरो पर समाप्त होगी, अन्यथा वह जीरो पर समाप्त नहीं होगी। तो दोस्तों आपको ये प्रश्न आना चाहिए। दोस्तों अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्न नंबर 6। दोस्तों प्रश्न है अपने पास, व्याख्या कीजिए कि
व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो दोस्तों हमें सिद्ध करना है या दिखाना है कि जो संख्याएं हमें दी गई है वो भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम जानते हैं पहले कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो दोस्तों जैसे आपके पास मान लीजिए कोई संख्या है 23 और मान लीजिए आपके पास एक संख्या है दोस्तों क्या 16। तो दोस्तों क्या मैं 23 के अभाज्य गुणनखंड कर सकता हूँ? नहीं कर सकते ना। 23 को कैसे लिख सकते हैं हम दोस्तों? 23 इंटू 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 23 इंटू 1 लिख सकते हैं। जबकि 16 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो दोस्तों जो भाज्य संख्याएं होती हैं, जो भाज्य संख्याएं होती हैं उनके गुणनफल को किस प्रकार से लिखा जाता है? अभाज्य संख्याओं के रूप में भी लिखा जाता है। जैसे ये दो अपने पास क्या है? अभाज्य संख्या। दो क्या है दोस्तों? अभाज्य संख्या। दो क्या है अपने पास? अभाज्य संख्या। दो क्या है दोस्तों? अभाज्य संख्या। तो यहाँ जितनी भी संख्याएं अपने पास है दोस्तों कैसी संख्याएं? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याओं को हल करने पर अर्थात इसको हल करने पर जो हमें प्राप्त होगी वो कैसी संख्या प्राप्त होगी दोस्तों? भाज्य संख्या प्राप्त होगी। कैसी संख्या प्राप्त होगी दोस्तों? भाज्य संख्या प्राप्त होगी, जिसके गुणनखंड करने पर यह संख्या प्राप्त हुई होगी। क्या प्राप्त हुआ होगा दोस्तों? यह संख्याएं प्राप्त हुई होगी। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो क्या है दोस्तों अपने पास 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे कितने पद हैं अपने पास? तो हम देख सकते हैं कि अपने पास दो पद हैं। कितने पद हैं दोस्तों? दो पद हैं। एक तो यहाँ से लगा के यहाँ तक और एक कौन सा पद है दोस्तों? ये वाला। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पहले पद और द्वितीय पद में जो संख्या कॉमन होगी, जो संख्या कॉमन होगी वह कौन होगी दोस्तों? तो वह कॉमन होगी अपनी 13। कौन कॉमन होगी दोस्तों? 13 कॉमन होगी। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे हम कि 13 को कॉमन लेंगे। किसको कॉमन लेंगे? 13 को कॉमन लेंगे। तो दोस्तों जो संख्या कॉमन ली जाती है उसका क्या करते हैं दोस्तों? भाग लगाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? भाग लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों 13 से 13 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 7 इंटू 11 इंटू 13 का भाग 13 में कितनी बार गया दोस्तों? एक बार। कितनी बार? एक बार। ऐसे देखिए दोस्तों 13 से 13 कैंसिल कितनी बार? एक बार। ठीक है, देखिए 13 कोष्टक 7 इंटू 11 कितना हुआ? 77। 77 इंटू 1 कितना दोस्तों? 77 प्लस 1। ठीक है, तो 13 इंटू 77 और 1 कितना होगा दोस्तों? 78। कितना होगा दोस्तों? 78। ठीक है, तो दोस्तों जैसे ही हम 13 और 78 को गुणा करेंगे तो अपने पास एक ऐसी संख्या प्राप्त होगी जो कि भाज्य संख्या होगी। तो हम कह सकते हैं कि यह किस प्रकार की संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी। ठीक है, भाज्य संख्या होगी। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों अब हम क्या करेंगे? इसको भी हल करेंगे। देखिए 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। दोस्तों देखिए कि इस पद में यहाँ से यहाँ तक
और यहाँ तक। जो अपने पास पहला और दूसरा पद है, इसमें से क्या कॉमन आएगा दोस्तों? तो इसमें से कॉमन आएगा दोस्तों अपने पास कितना? 5। कितना कॉमन आएगा? 5 कॉमन आएगा। तो देखना दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इनको गुणा करेंगे। तो 7 × 6 42 इंटू 1 42, 42 × 4 कितना होगा दोस्तों? 168। कितना होगा दोस्तों? 168। 3 × 2 6, 6 × 1 कितना? 6। ठीक है, देखिए 6 × 8 48, 48 के 8 हासिल के 4, 6 × 6 36, 36 और 4 40, 40 के शून्य यहाँ से लगेगा कितना? 4। 6 × 1 6, 6 और 4 कितना हुआ दोस्तों? 10। ठीक है, तो यहाँ पर कितना प्राप्त होगा दोस्तों? तो यहाँ प्राप्त होगा अपने पास 1008 प्लस 1। ठीक है, देखिए 5 इंटू, इनको क्या कर देंगे दोस्तों? हम जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। और जोड़ने के पश्चात कितना प्राप्त होगा अपने पास? 1009 प्राप्त होगा। दोस्तों जैसे ही हम इस संख्या को 5 से गुणा करेंगे तो अपने पास एक भाज्य संख्या प्राप्त होगी। कौन सी संख्या प्राप्त होगी? एक भाज्य संख्या प्राप्त होगी। तो हम कह सकते हैं अतः यह भाज्य संख्या होगी। भाज्य संख्या होगी। ठीक है, भाज्य संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यह था अपना क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमने सीखा कि किसी संख्या को किस प्रकार से हमें भाज्य बताना है यदि उस संख्या के गुणनखंड करके हमें संख्याएं दी गई हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जो कि अपनी एक एक्सरसाइज 1.2 का अंतिम क्वेश्चन होगा। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है अपने पास कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। दोस्तों कोई खेल का मैदान है, इसके चारों ओर क्या बना हुआ है दोस्तों? वृत्ताकार पथ बना हुआ है। मान लीजिए यह कोई वृत्ताकार खेल का मैदान है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों यह कोई खेल का मैदान है और इसके चारों तरफ जो ये बना हुआ है क्या है दोस्तों? अपना वृत्ताकार पथ। अब देखना दोस्तों, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट का समय लगता है। दोस्तों इस मैदान का एक चक्कर पूरा करने में, मान लीजिए दोस्तों सोनिया यहाँ से चक्कर लगाना अगर शुरू करती हैं तो उसको एक चक्कर पूरा करने में कितना मिनट का समय लगता है? तो दोस्तों वह लगता है 18 मिनट का समय। कितने मिनट का समय लगता है? 18 मिनट का समय लगता है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। दोस्तों इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट का समय लगता है? तो 12 मिनट का समय लगता है। जबकि सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में कितने मिनट का समय लगता है? तो 18 मिनट का समय लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वह प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चन है अपने पास जिसमें हमने जाना कि कौन कौन वृत्ताकार पथ का चक्कर लगा रहा है और कितने कितने समय में चक्कर पूरा कर रहे हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन ने पूछा है हमसे कि कितने समय बाद वह अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि जो सोनिया है उसको एक चक्कर पूरा करने में कितने मिनट का समय लगा? 18 मिनट का समय लगा। तो दोस्तों सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, कितना समय लगा दोस्तों? इसको 18 मिनट का समय लगा। कितना मिनट का समय लगा? 18 मिनट का समय लगा। जबकि रवि को एक चक्कर
पूरा करने में लगा समय कितना है दोस्तों अपना 12 मिनट। कितने मिनट का समय लगा? 12 मिनट का समय लगा। ठीक है, तो सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में कितने मिनट का समय लगा? 18 मिनट का समय लगा। जबकि रवि को एक चक्कर पूरा करने में कितने मिनट का समय लगा दोस्तों? तो 12 मिनट का समय लगा। तो दोस्तों हम देख के बता सकते हैं कि कौन तेज दौड़ रहा है। कौन तेज दौड़ रहा है? तो हम कह सकते हैं कि रवि तेज दौड़ रहा है। कौन तेज दौड़ रहा है दोस्तों? तो रवि तेज दौड़ रहा है, क्योंकि ये 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रहा है, जबकि सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रही है। तो दोस्तों यदि मान लीजिए दोनों ने एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ किया, मान लीजिए दोनों ने एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ किया, तो दोस्तों सबसे पहले चक्कर कौन पूरा करेगा? तो रवि पूरा करेगा। कौन पूरा करेगा? रवि पूरा करेगा। जबकि सोनिया जो है दोस्तों उसके बाद चक्कर पूरा करेगी। लेकिन प्रश्न ने हमसे पूछा है कि वे दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो दोस्तों ये दौड़ते रहेंगे और एक समय ऐसा आएगा या एक समय ऐसा आएगा जब वह क्या होंगे दोस्तों? अपने प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। कहाँ मिल जाएंगे दोस्तों? प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों हमें समय ज्ञात करना है और वह समय ज्ञात करना है जहां वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कितने समय बाद वो अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, वह समय हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि दोनों के समय का क्या कर लेंगे दोस्तों? एलसीएम ले लेंगे। क्या कर लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए दोस्तों एलसीएम लेना है हमें किसका? 18 का और 12 का। तो देखना दोस्तों 18 और 12 का जो एलसीएम लेंगे हम, तो सबसे पहले क्या करेंगे? 18 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या प्राप्त होंगे दोस्तों? 2 × 3 × 3। ठीक है, इसी प्रकार 12 के जब अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 2 × 2 × 3। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? आप जानते हो मैंने सिखाया था आपको कि 2 की घात 1 और 3 की घात कितनी? 2। ठीक है, और यहाँ से कितना प्राप्त होगा? 2 की घात 2 और कितना? 3 की घात 1। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ऊपर वाली पंक्ति और नीचे वाली पंक्ति में जो कॉमन प्राप्त होगा उसकी क्या लेते हैं दोस्तों? हम अधिकतम घात लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ अपने पास स्पेस कम है तो हम क्या कर देते हैं? यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखना दोस्तों 2 की घात 2 बड़ी है और यहाँ से कौन बड़ी है दोस्तों? 3 की घात 2 बड़ी है। कौन बड़ी है दोस्तों? 3 की घात 2 बड़ी है। तो देखना दोस्तों 2 की घात 2 का मतलब कितना होता है? 4 और 3 की घात 2 का मतलब क्या होता है दोस्तों? अपना 9। ठीक है, तो जैसे ही हम 4 × 9 करेंगे तो अपने पास कितना प्राप्त होगा? 36 प्राप्त होगा। तो कितने मिनट बाद वह दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो वह 36 मिनट बाद कहाँ मिलेंगे दोस्तों? प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि अतः 36 मिनट बाद वह प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह था क्वेश्चन नंबर 7 जो कि अपने 1.2 का अंतिम क्वेश्चन था। तो दोस्तों हमने क्या किया इसमें कि एक चक्कर को सोनिया पूरा कर रही थी 18 मिनट में, जबकि रवि पूरा कर रहा था उस चक्कर को 12 मिनट में। तो दोस्तों दोनों ने एक साथ चलना प्रारंभ किया, एक ही दिशा में चलना प्रारंभ किया। तो दोस्तों हम जानते हैं कि यदि रवि तेज दौड़ता है तो क्या होगा दोस्तों? रवि जो है चक्कर को पहले पूरा करेगा। तो दोस्तों एक समय ऐसा भी आएगा जब कहीं ना कहीं सोनिया उससे पीछे रहते दोनों क्या होंगे दोस्तों? एक समय प्रारंभिक स्थान पर ही मिल जाएंगे। तो दोस्तों वह कितने मिनट बाद एक दूसरे से
प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे तो वो 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार अपने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। तो दोस्तों यह था अपना आज का लेक्चर। दोस्तों यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो किसी भी प्रश्न के अंदर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर बच्चे तक हमारी वीडियो पहुंच सके। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।